पिछली क्लास में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के अंदर ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा था, जिसमें वेद वगैरह के बारे में, उपनिषद वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ा था। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। अब देखो, जो उत्तर वैदिक काल है ये हमारे वैदिक सभ्यता का ही पार्ट है, लेकिन बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो हमें देखने को मिला ऋग्वैदिक काल में, तो उसको हम लोगों ने बोल दिया उत्तर वैदिक काल। ठीक है। तो जो ऋग्वैदिक काल था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में चला था। इसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोगों ने बोला था। और जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम पीरियड था, बहुत सारे चेंजेस हमें ऋग्वैदिक काल के बीच में देखने को मिले। तो वो जो चेंजेस हैं उसी को हम लोग उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। तो क्या क्या चेंजेस हुए वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वैदिक सिविलाइजेशन ओरिजिनेटेड विद द अराइवल ऑफ आर्यंस। मतलब जब आर्यंस आए थे इंडिया में तो उसी समय से माना जाता है कि जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट हुई थी। हु कंपोज द वेदास, और वेदास को कंपोज किसने किया था? आर्यंस ने किया था। लिखा नहीं था, कंपोज किया था, इकट्ठा किया था। ठीक है। द अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी जो वेदास हैं वो इंडियन हिस्ट्री का सबसे पुराना, ठीक है, लिटरेरी यानी कि साहित्यिक सोर्स माने जाते हैं। ठीक है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे, और जो आर्य आए थे वो सबसे पहले अपने यहाँ पे इस कुछ कुछ इस एरिया में बसे थे, जो कि अफगानिस्तान, ये है आपका अफगानिस्तान और ये है आपका पंजाब, इस एरिया में आर्यंस आके बसे थे। ठीक है। मैक्स मुलर उस टाइम के बहुत सारे इतिहासकार थे जिन्होंने अपना अलग अलग मत दिया। कुछ लोग बोल रहे थे भाई जो आर्यंस आए वो इधर से आए थे, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं मध्य एशिया, मध्य एशिया से आए थे। कुछ लोगों ने बोला कि भाई वो इधर से आए थे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देख लें, कभी कभी एग्जाम में ये हमसे पूछ देता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। जो आर्यंस ने सभ्यता बनाई थी उसको बोलते हैं वैदिक सभ्यता। तो उस टाइम के जो लोग आते थे ना कहीं से, तो उन्होंने कुछ एक सभ्यता बनाई होती थी भाई, उनका जो रहने का कल्चर था, तो उसी कल्चर को बोलते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आपने देखा होगा जो सिंधु सभ्यता थी उसमें हम लोगों ने नगरीय सभ्यता भी देखी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण सभ्यता देखने को मिलती है। कब? वैदिक सभ्यता में। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। अन्य मत, हमने आपको बोला कि अलग अलग जो इतिहासकार थे उस टाइम पे उन्होंने अलग अलग मत दिया कि भाई आर्य कहाँ से आए थे। ठीक है। तो जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने बोला कि ये आर्कटिक रीजन से आए थे, मतलब कुछ इधर से वो आए थे। स्वामी दयानंद जो सरस्वती उन्होंने बोला कि भाई ये तिब्बत से आए थे। और जो सायणाचार्य हैं ये भी इंडिया के एक इतिहासकार या फिर मान सकते हो कि बड़े मनुष्य थे, उन्होंने बोला कि ये इंडिया इटसेल्फ, यानी कि सरस्वती जो नदी है उसके आसपास यहाँ पे है अपनी सरस्वती नदी, लगभग इधर ही, ये देखो इधर ही कहीं सरस्वती, तो यहीं पे इनका ओरिजिनेशन था। किसका? आर्यों का। ठीक है। तो इनका अलग अलग मत था। नोट, आर्य जो शब्द है एक भाषा समूह को बोलते हैं। भाषा समूह मतलब जो संस्कृत बोलते थे उनको बोलते थे आर्य, न कि किसी जाति को बोलते थे। ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था, एक गांव है, ठीक है, गांव के ऊपर आ गया हमारा जिला, ठीक है, जिला के ऊपर आ गया हमारा स्टेट, और स्टेट के ऊपर आ गया हमारा राष्ट्र। ठीक है। राष्ट्र यानी कि अपना देश भारत। ठीक, तो कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ था। ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई थी कुल और सबसे बड़ी इकाई थी राष्ट्र। कुल, कुल मतलब कि एक फैमिली को कुल बोलते थे, सबसे छोटी इकाई थी, और इसके मुखिया को कुलपति बोलते थे। तो सबसे छोटी इकाई थी भाई कुल, और इसके मुखिया को बोलते थे कुलपति। ठीक है। उसकी बड़ी इकाई थी उससे बड़ा। कुल किसके अंदर आता था, यानी कई फैमिली जो है वो एक ग्राम के अंदर यानी एक विलेज के अंदर आते थे। इसके मुखिया को ग्रामीणी बोलते थे। ठीक है। इसके ऊपर होता था विस, और विस का जो प्रमुख होता था उसको विसपति बोलते थे। काफ़ी इजी है और एग्जाम में आता है तो आप आराम से टिक भी मार सकते हो। और विस के ऊपर जो होता था वो होता था जन, यानी कि ट्राइब, यानी एक ट्राइब के लोग। उसके जो शासक को राजन बोला जाता था, और उसके भी ऊपर होता था राष्ट्र संगठित राज्य इकाई, यानी कई सारे जन को मिला के, ट्राइब को मिला के एक राष्ट्र का निर्माण उस टाइम पे होता था। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे, यानी कि जितने भी राज्य में अधिकारी थे उनमें जो पुरोहित और जो सेनानी थे वो प्रमुख थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। तो जो पुरोहित थे वो भी दो पार्ट में डिवाइड थे। एक थे वरिष्ठ जो कि रूढ़िवादी यानी पुरानी परंपरा वगैरह को मानते थे, और विश्वामित्र जो थे एक ऐसे पुरोहित थे जो कि उदार पुरोहित थे, यानी कि ये थोड़ा सा नई चीज़ें यानी कि न्यू रिफॉर्म की तरफ इनका झुकाव वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अब इसी तरीके से सूत, रथकार व कर्मकार आदि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे, यानी रत्नी जो हैं वो इन तीनों को मिला के हमें रत्नी बोला जाता था। इस टाइप के जो अधिकारी होते थे उनको रत्नी कहा जाता था। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी, यानी कि जितने भी अधिकारी थे ना वो राजा के अंडर में काम करते थे, और वो राजा को इंक्लूड करते हुए 12 हुआ करती थी। ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत सारे अधिकारी थे, और उनका कार्य क्या क्या था ये हम देख लेते हैं, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है। तो जो पुरोहित है उसका काम होता था धार्मिक कार्यों का
पर्यवेक्षक यानी कि एडवाइस करना, रिचुअल हेड्स वगैरह ये सारी चीज़ें थी। सेनानी जो था, सेना का प्रमुख को यानी कमांडर जो था उसको सेनानी कहा जाता था। गुप्तचर जो था उसका अधिकारी को स्पष्ट कहा जाता था। किले दुर्ग का जो प्रभारी होता था उसको हम लोग उसको पुरोह कहा जाता था, पुरोहित नहीं पुरोह कहा जाता था। अपराधियों को पकड़ने वाले अधिकारी को उग्र कहा जाता था। और गोचर भूमि और पशुधन का जो अधिकारी होता था उसको वाजपति कहा जाता था। ठीक है। ऋग्वेद में किसी न्यायाधीश यानी कि जज का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, उस टाइम पे कोई जज वगैरह नहीं होता था, यानी इसके लिए कोई स्पेशल संस्था नहीं बनी हुई थी न्याय के लिए। ठीक है, इससे पता चलता है कि जो न्याय है लोक आधारित था और प्रथागत कानूनों पर निर्भर था। इसका मतलब देखो क्या है, सिंपल सी बात है, कोई इसके लिए कानून नहीं था। जो अपनी गांव वगैरह होते हैं ना, पंचायत वगैरह छोटे मोटे, उस टाइप से ही न्याय वगैरह दी जाती थी। सभा एवं समिति, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। तो राजा को सलाह देने के लिए एक संस्था बनाई गई थी जिसको हम लोग सभा एवं समिति बोलते हैं। सभा श्रेष्ठ लोगों और श्रेष्ठ एवं संभ्रांत यानी अमीर लोग बोल सकते हो या फिर संभ्रांत लोग, उस कुल के श्रेष्ठ जो लोग थे उनके लिए सभा का निर्माण किया गया था। और संस्था जो थी वो जो समिति थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, यानी जो सभा थी और जो समिति थी इसके जो अध्यक्ष हैं उसको ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में उस टाइम पे भाग ले सकती थी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इंग्लिश में भी दे रखे हैं, तो इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली यहाँ पे चीज़ों को पढ़ सकते हो। युद्ध व्यवस्था किस तरीके की थी उस टाइम पे? युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा किया करता था, यानी जो एक कबीला था। अब कबीला किसको बोलते हैं? तो देखो यार, जो भी उनकी जनजाति थी यानी कि जो ट्राइब था उसको बोलते हैं कबीला। ठीक है, उसका नेतृत्व राजा किया करता था। युद्ध के लिए गिविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है गायों की खोज, यानी कि मैक्सिमम जो उस टाइम पे युद्ध होते थे वो गायों के लिए होते थे। ठीक है, 10 राज्य युद्ध भी हमें उस टाइम पे देखने को मिला था, का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। एक उस टाइम पे युद्ध हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, 7वें मंडल में हमें ऋग्वेद के देखने को मिलता है। यह युद्ध परुष्णी यानी कि आज की रावी नदी के तट पर सुदास एक राजा था और 10 और जन, ठीक है, के बीच लड़ा गया था जिसमें सुदास विजयी हुआ था। और ये जो युद्ध था यह भारत के इतिहास का सबसे प्राचीन संगठित युद्ध माना जाता है, यानी कि सबसे प्राचीन और संगठित मतलब इकट्ठा युद्ध माना जाता है। सामाजिक व्यवस्था किस टाइप की थी उस टाइम पे वैदिक उत्तर वैदिक काल में? ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। व्यवसाय आप समझ रहे हो, व्यवसाय पर आधारित है, यानी जो जो काम करता था उसके अकॉर्डिंग ही इनको नाम दे दिया था, भाई ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, फिर ब्राह्मण है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, यानी कि ऋग्वेद में एक मंडल है, बहुत सारे मंडल है, तो उसमें जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त जो है वहाँ पे हमें चतुर्वर्णों यानी जो 4 वर्ण व्यवस्था है इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। लेटर वैदिक पीरियड में यह विभाजन जन्म के आधार पर हो गया था, हमने आपको ऑलरेडी बता दी। इसी उत्तर वैदिक जब काल आया तो चीज़ें बिल्कुल जन्म के आधार पर होने लगी, और ऋग वैदिक काल में ये सारी चीज़ें कर्म के आधार पर थी। आर्यों का जो समाज है वो पितृ प्रधान था, यानी कि जो पिता है वही मुखिया होता था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जिसका मुखिया कुलपति कहा जाता था। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी उस टाइम पे। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन उस टाइम पे नहीं था, यानी बाल विवाह उस टाइम पे नहीं होता था, और पर्दा जो प्रथा है वो उसका भी प्रचलन उस टाइम पे हमें देखने को नहीं मिलता है। विधवा अपने पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह उस टाइम पे कर सकती थी, और जो ये व्यवस्था थी इसको नियोग प्रथा कहा जाता था। उस टाइम पे स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। बहुत सारी विदुषी यानी कि ज्ञानी स्त्रियां थी जिनके नाम है लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सिक्ता, विश्ववारा, और इनका जो उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था, यानी उस टाइम पे भी ऐसी प्रथा थी जिस टाइम पे स्त्रियां चाहें तो ज़िंदगी भर अविवाहित रह सकती थीं, और ऐसी जो महिलाएं थीं उनको अमाजू कहा जाता था जो कि जीवन भर अविवाहित रहना चाहती थीं। यह दर्शाता है कि वैदिक समाज में स्त्रियों को शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति उच्च थी। स्त्रियों की शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति उच्च थी, यानी कि जो वैदिक समाज था उसमें स्त्रियों को शैक्षणिक यानी शिक्षा भी दी जाती थी, और सामाजिक जो उनकी स्थिति थी वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली। शिक्षा और दर्शन, जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था, यानी कि जो वेदांग पढ़ाता था उनको उपाध्याय बोला जाता था। और उस टाइम पे बहुत सारे
दर्शन भी उस टाइम के जो ज्ञानी लोग थे उन्होंने दिए, यानी कि फिलॉसफी दी, अलग अलग फिलॉसफी हर एक टाइम पीरियड पे निकल के आती हैं। तो जो फिलॉसफी, कौन सी फिलॉसफी थी, उसको किसने दिया था और उसका मेन आइडिया क्या था, यानी प्रमुख विचार क्या था उस फिलॉसफी का। तो चवार्क जो दर्शन है, ये एग्जाम में पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चवार्क जो दर्शन है, यानी कि जो चवार्क फिलॉसफी है, इसको चवार्क नहीं दिया था और इसका प्रमुख विचार था भौतिकवादी विचारधारा थी। प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, परसेप्शन इज द ओनली प्रूफ, यानी कि आप जो आप देखते हो वही प्रूफ है। पूर्व मीमांस, इसका जो प्रवर्तक हैं वो जैमिनी थे और इनका प्रमुख विचार था यज्ञों और कर्मों का दर्शन। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ रिचुअल्स एंड ड्यूटीज। योग दर्शन किसने दिया था, पतंजलि ने दिया था, उनके नाम पे ही तो पतंजलि चलता है, अभी आपको पता है। योग दर्शन इन्होंने दिया था। मन और शरीर की एकाग्रता द्वारा मुक्ति। ठीक है, उत्तर मीमांस या फिर वेदांत, इसका जो प्रवर्तक हैं यानी जो फाउंडर थे, ये बादरायण थे। ब्रह्मा और आत्मा की एकता का विचार इन्होंने दिया था। इसी तरीके से तीन और यहाँ पे दर्शन देखने को मिलते हैं, यानी फिलॉसफी। सांख्य दर्शन, इनको कपिल ने दिया था, एक जो भी फाउंडर थे इसके कपिल थे, और इन्होंने बोला था 25 तत्वों पर आधारित द्वय दर्शन इन्होंने मतलब कि दिया था। वैशेषिक दर्शन कणाद ने दिया था। परमाणुवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था, थ्योरी ऑफ एटॉमिज्म, सभी पदार्थ परमाणु से बने हुए हैं। न्याय दर्शन गौतम ने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तर्क और प्रमाण के आधार पर ज्ञान प्राप्ति, लॉजिक एंड इंटरफेरेंस बेस्ड नॉलेज इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो आप 7 दर्शन देख रहे हो ना, ये याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट आप रख लेना। इसमें जो सांख्य दर्शन है ये सबसे प्राचीन है, जिसके अनुसार मूल तत्व यानी जो हमारी प्रकृति है वो 25 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। जीवन शैली, आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ सोमरस था, जो एक वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। अंडर गारमेंट्स को वास बोलते थे, अपर गारमेंट्स को अधिवास बोलते थे, और हेड कवरिंग यानी कि सर को कवर करने के लिए उसरीस बोलते थे। ठीक है, अंदर पहनने वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता था। मनोरंजन के भी कुछ साधन थे उस टाइम पे, संगीत, रथ दौड़ किया करते थे, घुड़दौड़ किया करते थे, और ध्रुत क्रीड़ा यानी कि गैम्बलिंग वगैरह भी वो लोग किया करते थे। मुख्य जो व्यवसाय था उनका पशुपालन था, मैंने बताया था कि गाय के लिए भी लड़ाई हुई थी उस टाइम पे। एनिमल हस्बेंड्री और कृषि उनका मुख्य था, क्योंकि वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो जो हमारी ये सभ्यता है ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये ग्रामीण सभ्यता थी और प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। गाय को अत्यंत पवित्र माना गया था और इसी के लिए युद्ध वगैरह होते थे। गाय को अज्ञानवश मारने वाले को मृत्युदंड या निकाला देने का विधान था, यानी कि उस टाइम पे अगर गाय को मार दिया जाए, ठीक है, तो अज्ञानवश भी, तो उसको मृत्युदंड या फिर देश निकाल देने वाला उस टाइम पे विधान था, यानी कि रूल था। अर्थव्यवस्था कैसी थी उस टाइम पे, तो आर्यों का प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था एवं देखो, प्रिय पशु अलग था और पवित्र पशु अलग था। पवित्र पशु गाय थे लेकिन प्रिय पशु घोड़ा था। एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था, तो प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क भी कहा जाता था। तो उस टाइम पे जो आर्य थे वो लोहे की खोज किए थे और श्याम अयक भी उसको बोला जाता था। तांबे को लोहित अयस बोला जाता था, तांबे को लोहित अयस बोला जाता था और लोहा को श्याम अयस बोला जाता था। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। नोट, भारतीयों को लोहे का ज्ञान लगभग 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। 800 ईसा पूर्व में भारतीयों को लोहे का ज्ञान हुआ था। व्यापार हेतु दूर दराज जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, यानी एक सामान लिया और दूसरा सामान दिया, कोई भी वहाँ पे सिक्का वगैरह नहीं चलता था उस टाइम पे। ठीक है, सामान का लेन देन से ही जो बोल सकते व्यवसाय वो किया जाता था। ब्याज लेकर ऋण देने वाले को वेकनाट उस टाइम पे उसुरर कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वेद में सरस्वती सबसे पवित्र नदी बोली गई है। गंगा 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती सबसे पवित्र नदी कही गई है। सबसे पवित्र नदी कौन थी ऋग्वेद में? सरस्वती थी, आपको पता ही होगा। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। भाई ये मैंने 2 बार क्यों लिख रखा है, यहाँ पे चीज़ें 2 बार हो गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। ऋग्वैदिक देवता, अब उस टाइम पे बहुत सारे देवता भी थे, उनका कार्य क्या था? जो इंद्र थे वो युद्ध के नेता थे एवं वर्षा के देवता थे। आर्यों का प्रमुख देवता भी था और प्रिय देवता भी था। जो अग्नि है वो देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थता का काम करते थे और यज्ञों का वाहक भी था। जो वरुण देवता थे वो जल, समुद्र और सत्य के देवता थे। जो घौ है वो आकाश के देवता थे। सोम वनस्पति के देवता थे और सोम एक रस भी हुआ करता था, जो कि आर्यों का पेय पदार्थ था,
प्रिय पेय पदार्थ था, बोल सकते हो। उषा जो देवता थे वो प्रभात की देवी थी, एक्चुअली उषा देवी थी, प्रभात की देवी थी, प्रगति और जागृति का प्रतीक। अश्वनी जो देवता हैं चिकित्सा और यात्रियों के रक्षक देवता थे। और जो पूषण थे वो पशुओं और यात्राओं के देवता थे। तो बहुत सारे देवता भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं भाई, 10 देवता। विष्णु जो थे वो विश्व के संरक्षक और पालन करता थे। 3 पगों की कल्पना, यानी कि 3 स्टेप में ही इन्होंने जो ब्रह्मांड है उसको नाप दिया था, ऐसा बोला जाता है। जो मरुत हैं ये आंधी तूफान के देवता थे, इंद्र के सहायक भी इनको बोला जाता है। तो ये सारे के सारे देवता थे, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, हालांकि टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड भी होता है। कृषि और धातु, उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा बोला जाता था और हल रेखा जो थी उसको सीता कहा जाता था। निष्क और शतमान मुद्रा इकाइयाँ यूनिट ऑफ वेट या फिर वैल्यू हुआ करती थी। सिक्कों के चलन का कोई भी प्रमाण उसमें उस टाइम पे हमें देखने को नहीं मिलता है। वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछे आते हैं, तो इसको भी आप एक बार जल्दी जल्दी देख लो। सत्यमेव जो जयते हैं वो मुंडूक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है, किसमें? मुंडूक उपनिषद में। सत्यमेव जयते इसका मतलब है कि ट्रूथ एलोन ट्रायम्स, मतलब सत्य ही अंततः, यानी कि एंड में सत्य की हमेशा विजय होती है। यह वाक्य भारत जो गणराज्य है का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, यानी कि नेशनल मोटो है, जिसे मुंडूक उपनिषद के 3.1.6 से लिया है। ये आपको याद नहीं करना है, ये सारे पॉइंट्स बस आपको मुंडूक उपनिषद याद करना है। इसका अर्थ है सत्य की अंत विजय होती है। मुंडूक उपनिषद यज्ञों की आलोचना करते हुए कहता है कि जो व्यक्ति केवल ब्रह्मा यज्ञों में विश्वास रखते हैं वो फूटी नाव में सवार हैं जो पार नहीं लग सकती। ठीक है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तब्ध ने व्यवहारिक ज्यामिति यानी कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की रचना की थी। किसने की थी? आप स्तब्ध ने की थी। और किसके लिए की थी? राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए। यह भारतीय गणित के प्रारंभिक विकास का प्रमाण है। आप स्तब्ध जो सुलभ सूत्र है इसमें यज्ञ वेदी बनाने हेतु रेखाओं, कोणों और अनुपातों की गणना के नियम भी दिए गए हैं। यह विश्व के सबसे प्राचीन ज्यामिति परंपराओं में से एक मानी जाती है। अब जो गायत्री मंत्र है सावित्री नामक देवता को संबोधित है, यानी सावित्री नामक जो देवता थे उनके लिए बना था, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह मंत्र ऋग्वेद के 362:10 से लिया गया है। ऋषि विश्वामित्र को इसकी रचयिता माना जाता है। एक ही चीज़ आप 2-3 बार देख रहे होगे ताकि आपके माइंड में वो अच्छे से बैठ जाए। इसका उद्देश्य था लोगों को अंधविश्वास से निकालकर ज्ञान और धर्म मार्ग की तरफ ले चलना, इनलाइटमेंट के लिए। इसलिए विश्वामित्र को त्रिशंकु स्वर्ग निर्माता और आर्यों का शिक्षा गुरु भी कहा गया है। साध्य की प्रथा भी उस टाइम पे देखने को मिलती है। पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने इसकी शुरुआत की थी। तो जो निमि है जो कि दत्तात्रेय ऋषि के बेटे थे, इन्होंने साध्य प्रथा की स्टार्टिंग की थी। साध्य वैदिक परंपरा का एक पितृकर्म यानी कि एंसेस्टर रिचुअल है जो कि मृत आत्माओं को शांति के लिए किया था। यानी कि उस टाइम पे जो जिनका मृत्यु हो जाता था उनकी आत्माओं की शांति के लिए साध्य की जो प्रथा थी वो अपनाई जाती थी। यह पितृपूज की आरंभिक अवधारणा को दर्शाता है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर वैदिक समाज में पारिवारिक उत्तरदायित्व यानी जो फैमिली ड्यूटीज़ हैं और जो एंसेस्टर्स रिस्पेक्ट हैं उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। उत्तर वैदिक काल में जो कौसंबी हैं वहाँ पे पक्की ईंटों का पहली बार प्रयोग देखने को मिला था। मैंने आपको बताया कि ये जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन इंड में ये चीज़ें धीरे धीरे नगर में भी परिवर्तित होते हुए हमें देखने को मिलेगी। इंड में बिल्कुल उत्तर वैदिक काल में यहाँ के अवशेषों से अर्बन प्लानिंग, ड्रेनिंग सिस्टम और ब्रिक आर्किटेक्ट के भी प्रमाण मिलते हैं। ड्रेनिंग सिस्टम मतलब पता ही आपको, नगर नालियाँ वगैरह। यह भारत में ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता, रूरल टू अर्बन ट्रांजिशन की ओर बढ़ने का संकेत देता है। बिल्कुल इंड में उत्तर वैदिक काल। ठीक है। अब देखो महाकाव्य 2 हैं हमारे, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, एग्जाम में कभी कभी पूछ सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो सबसे बड़ा विश्व का महाकाव्य कौन सा है? जय संहिता, जिसको क्या बोलते हैं? महाभारत भी बोलते हैं। रामायण रामायण के रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि। लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई थी। महाभारत के रचयिता वेदव्यास थे। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको जल्दी जल्दी बताते चल रहा हूँ। जय संहिता भारत महाभारत नामक्रम में इसका विकास हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले नाम उसका जय संहिता था, फिर भारत, फिर महाभारत, इसी क्रम में इसका विकास हुआ है। यह कुरुवंश के राजाओं, युद्ध और धर्म के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन करता है महाभारत के बारे में। गोत्र नामक भी एक संस्था उस टाइम पे हुआ करती थी। तो गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। गोत्र का अर्थ होता है वंश या फिर कुल की
पहचान। प्रत्येक गोत्र का आरंभ किसी ऋषि या पूर्वज से माना गया है। ठीक है। इसका उद्देश्य था सगोत्र विवाह यानी कि सेम क्लैन मैरिज को रोकना और वंश की शुद्धता बनाए रखना। इसका जो मेन जो उद्देश्य था वो गोत्र सिस्टम का यही मेन उद्देश्य था। नोट, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र एवं वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता रखा है। ब्रह्मा जो सूत्र है वेदांत दर्शन का मुख्य ग्रंथ था। यह उपनिषदों के दार्शनिक विचारों का संक्षिप्त सूत्र रूप है। बाद में आदि शंकराचार्य ने इस पर प्रसिद्ध भाष्य भी इन्होंने लिखा था। यह ग्रंथ वेदांत दर्शन को तीन मूल्य पुस्तकों में से एक है। उपनिषद प्लस भगवद गीता प्लस ब्रह्मासूत्र इक्वल टू प्रस्थान त्रय। ठीक है, तो ये तीनों को मिला के बोलते हैं भाई प्रस्थान त्रय। सत्यमेव जयते। अब देखो यहाँ पे सत्यमेव जयते जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जो जयते वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। यज्ञ फूटिनाव ये बोला गया है मुंडकोपनिषद में। आप स्तंभ जो है ये यज्ञ वेदियाँ बनाने हेतु सुलभ सूत्र और व्यवहारिक ज्यामिति की रचना को बोला जाता है। गायत्री जो मंत्र है ऋग्वेद के 362:10 से लिया गया। देवता सावित्री को ये समर्पित है और ऋषि जो है वो विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। साध्य की जो प्रथा है वो दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र निमि द्वारा प्रारंभ किया गया था। कौशाम्बी जो नगर है वो प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हमें यहाँ पे देखने को मिला था। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। पुराना नाम जय संहिता है। अब यहाँ पे आप एक चार्ट, अभी जो चार्ट है यहाँ पे आप एक चीज़ों को, ये जो चार्ट है यहाँ पे चीज़ों को आप बिल्कुल इजीली तरीके से रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि जो सत्यमेव जयते वो मुंडकोपनिषद से लिया गया था। इसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। यज्ञ मतलब फूटिनाव, ये हमारे मुंडकोपनिषद में बोला गया है। आप स्तब्ध यज्ञ वेदियाँ बनाने हेतु सुलभ सूत्र और व्यवहारिक ज्यामिति की रचना इसमें मिलती है। गायत्री जो मंत्र है वो ऋग्वेद में पाया जाता है और ये देवता सावित्री को समर्पित है। इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। साध्य की जो प्रथा है वो सर्वप्रथम निमि ने शुरुआत की थी और ये जो है वो दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र थे। कौशाम्बी जो नगर है यहाँ पे पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को मिला था। जो महाभारत है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसका पुराना नाम जय संहिता था। गोत्र प्रणाली उत्तर वैदिक काल में हमें इसका जो स्टार्टिंग वो देखने को मिलता है। ब्रह्मा सूत्र या फिर वेदांत जो सूत्र है इसके रचयिता बादरायण थे और वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है कौन सा, ब्रह्मा सूत्र या फिर वेदांत। ठीक है, तो ये हमारी क्लासेस खत्म हो गई, यानी कि यहाँ पे हम लोग का जो उत्तर वैदिक काल है वो हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म वगैरह के बारे में स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से धर्म स्टार्ट होता है। और उसके बाद धर्म वगैरह के बाद बहुत सारे किंग वगैरह आएंगे, तो किंग किस तरीके से आते हैं किस तरीके से जाते हैं उसके इस तरीके से हम लोग को पढ़ते रहेंगे। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन या फिर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना।